हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करेंगे भारतेंदु युग। इससे पहले मैं आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इसके ऊपर प्रश्नोत्तरी करवा चुकी हूँ। मैंने पीवाईक्यू भी यहाँ पर मोस्टली कवर करवा दिए हैं। तो आज हम करेंगे आधुनिक काल की शुरुआत, जिसमें सबसे पहले हम लेकर चलेंगे भारतेंदु युग, क्योंकि भारतेंदु युग वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया। यानी जो आधुनिक काल की शुरुआत होती है तो वह आधुनिक काल नाम किसके द्वारा दिया गया, ये आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, रामविलास शर्मा ने दिया है, या फिर इनमें से सभी ने आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दिया है। एक एक करके समझते हैं। देखो, इसका ऑप्शन तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेकिन आधुनिक काल को आधुनिक काल रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है, और साथ में इन्होंने इसको क्या कहा था, गद्य काल। साथ में इन्होंने इसको क्या कहा है, गद्य खंड या गद्य काल इसको कहा है। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा क्या गया कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो किसने दिया था, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आधुनिक काल नाम दिया गया था। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, दोहरा नामकरण अपनाया था हर एक काल के पीछे। चाहे हम भक्ति काल लेते हैं, जिसको इन्होंने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कहा था, वही रीति काल को इन्होंने क्या कहा था, उत्तर मध्यकाल, और भक्ति काल को क्या कहा था, पूर्व मध्यकाल। वही इन्होंने फिर आधुनिक काल को क्या कहा, गद्य खंड या गद्य काल। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर सही है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा था, नव जागरण काल कहा था आधुनिक काल को। ये भी बात ध्यान रखनी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। और रामचंद्र कल के द्वारा जो समय सीमा मानी गई है आधुनिक काल की, कहां से मानते हैं, ये भारतेंदु युग की जो पत्रिका आती है, भारतेंदु युग की, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो पत्रिका निकाली गई थी 1868 में, वहां से भारतेंदु युग की समय सीमा मानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हिंदी साहित्य का दूसरा सवर्ण युग किस काल को कहा जाता है। आधुनिक काल को, भक्ति काल को, रीति काल को, इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या गया है कि जो दूसरा सवर्ण युग है हिंदी साहित्य का, कौन सा काल है, आधुनिक काल दूसरा सवर्ण युग है। अगर पहले युग की बात करते हैं, सवर्ण काल किसने कहा था, भक्ति काल को, तो किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगर पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य का सवर्ण युग या सवर्ण काल कौन सा है, तो जाएंगे हम भक्ति काल के ऊपर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का दूसरा सवर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो आधुनिक काल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को क्या कहा है। ऊपर तो पूछा गया था कि आधुनिक काल नाम किसने दिया, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भारतेंदु युग को क्या नाम दिया गया। पुरानी धारा, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान या तृतीय उत्थान। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो भारतेंदु युग को क्या कहा गया था, पुरानी धारा, प्रथम उत्थान नाम से इन्होंने भारतेंदु युग को क्या किया था, अभिव्यक्त किया था। यानी कि पुरानी धारा, प्रथम उत्थान, सॉरी, क्या किया था इन्होंने, जो नई धारा, प्रथम उत्थान। तो क्या ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। अगर द्विवेद युग की बात करते हैं तो इन्होंने कहा था नई धारा, द्वितीय उत्थान, और छायावाद युग की बात करते हैं तो क्या कहा था इन्होंने, नई धारा, तृतीय उत्थान। ये तीनों काल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को कहा था नई धारा, प्रथम उत्थान, द्विवेद युग को कहा था नई धारा, द्वितीय उत्थान, और जो छायावाद युग आता है इसको क्या कहा था, नई धारा, तृतीय उत्थान। तो कौन सा चला जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या है, यहाँ पर सही है। अगर पुरानी धारा की हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या समय सीमा मानी है, 1843 से लेकर 1868 तक इसकी समय सीमा मानते हैं। और भारतेंदु युग की समय सीमा मैंने अभी बताया है, 1868 से लेकर 1800 कब तक मानते हैं, ये 1893 तक भारतेंदु युग की समय सीमा मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, इनकी समय सीमा क्या मानी गई है दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है और देखने को मिलेगा। तो भारतेंदु युग की समय सीमा यानी कि नई धारा, प्रथम उत्थान भारतेंदु युग को कहते हैं। तो समय सीमा क्या मानते हैं, 1868 से 1893। अगर द्विवेदी युग की बात करते हैं तो कितनी मानते हैं, द्विवेदी युग की समय सीमा ये मानते हैं 1893 से 1918। कितनी मानते हैं,
1893 से 1918। और अगर छायावाद युग की बात करते हैं तो छायावाद को मानते हैं 1918 से आगे, यानी कि 1918 से अब तक, यानी कि छायावाद से आगे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इतिहास ग्रंथ लिखा ही नहीं गया। तो मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति थे। किसका कथन है? मैनेजर पांडे का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो किसके बारे में पूछा गया कि रामविलास शर्मा के बारे में ये किसने कहा है कि वो जो हिंदी नवजागरण है, यानी कि जो आधुनिक काल है, इसके ऊपर स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो ये किसने कहा है? ये मैनेजर पांडे के द्वारा कहा गया है। कोटेशन आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु युग की विशेषता इनमें से है, यानी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और फिर आपका कौन सा आता है? प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। ये 5 काल ऐसे हैं जिनकी विशेषताओं को आपको अच्छे से याद करना है। वैसे तो आपके लिए आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल सभी की विशेषताएं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन आधुनिक काल में आकर कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन विशेषताओं से बन जाते हैं, तो इनकी विशेषताओं को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो पूछा गया कि भारतेंदु युग की विशेषता इनमें से है: श्रृंगारिकता की भावना, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, गद्य और पद्य के लिए खड़ी बोली और सभी। तो यहाँ पर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। श्रृंगारिकता की भावना भारतेंदु युग में आकर देखने को मिली है, क्योंकि रीतिकाल है, रीतिकाल के अंतर्गत भी श्रृंगारिकता की भावना देखने को मिली है, तो वो परिपाटी पूरी तरह से टूट नहीं पाई, तो भारतेंदु युग में भी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर आकर भारतेंदु युग यानी आधुनिक काल में आकर जो सामाजिक समस्या थी, यानी कि समाज में जो समस्याएं फैली हुई थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या लिखा जाने लगा? काव्य किया जाने लगा। तो भारतेंदु युग की सबसे बड़ी विशेषता सामाजिक समस्याओं का क्या है? चित्रण है। गद्य और पद्य के लिए खड़ी बोली, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि रीतिकाल के अंतर्गत जो ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था, तो आधुनिक काल में आकर भी भारतेंदु युग में भी क्या हुआ कि ब्रज भाषा में प्रयोग कविताएं की जाने लगी। जैसे भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग के जो कवि हैं वो ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। अगर भारतेंदु की बात करते हैं हम, तो भारतेंदु जो है ब्रज भाषा में रसा उपनाम से कविता करते थे। किस नाम से करते थे भाई? रसा उपनाम से कविताएं करते थे। तो भारतेंदु युग में गद्य और पद्य के लिए क्या था? खड़ी बोली का प्रयोग था, क्योंकि जो ब्रज भाषा की परिपाटी थी पूरी तरह टूट नहीं पाई थी, क्योंकि रीतिकाल के बाद सीधा कौन सा आता है? आधुनिक काल आता है, और आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग आता है। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना पूछी जाती है, फूलों का गुच्छा किस बोली में लिखी गई थी? तो खड़ी बोली में लिखी गई थी, ये भी बात ध्यान रखनी है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? यहाँ पर सही है। श्रृंगारिकता की भावना भी है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी है, गद्य और पद्य के लिए खड़ी बोली है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? यहाँ पर सही चला जाएगा। आगे चलते हैं, भारतेंदु मंडल के कवियों में शामिल नहीं है: बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। पूछा गया है कि भारतेंदु मंडल के कवियों में नहीं शामिल नहीं है, यानी कौन सा भारतेंदु युग का कवि नहीं है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद क्या हो जाएंगे? ये क्या है? भारतेंदु युग के कवि नहीं है। तो फिर ये कहां पर जाएंगे? ये जाएंगे द्विवेदी युग के अंतर्गत। अगर हम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की बात करते हैं, तो इनका जन्म 1855 में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1857 में हुआ था, और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद का जन्म 1865 में हुआ था। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघर, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मयंक महिमा किसकी रचना है? आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा श्यामा सरोजनी, श्यामा लता ये सब लिखे गए हैं, और इनको इन्होंने क्या है? प्रकृति के ऊपर सबसे ज्यादा लिखा है। किसने? ठाकुर जगमोहन सिंह ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद का जन्म है 1865 में, और इनके द्वारा एक खड़ी बोली में पहला महाकाव्य लिखा गया था। कौन सा है? प्रिय प्रवास। कब लिखा था? 1914 में ये महाकाव्य लिखा गया है, और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? इसमें 17 सर्ग हैं, और किसके ऊपर लिखा गया है? ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखा गया है। और इसमें क्या है कि इसका पहले नाम क्या था? वृंजांगना विलाप क्या है? इसका पहले नाम था। लेकिन रामचंद्र शुक्ल इसको महाकाव्य नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कहते हैं कि ये क्या है? संस्कृत के वर्ण वर्तों पर आधारित है। कौन सा बता रही हूं मैं यहाँ पर? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद के द्वारा जो प्रिय प्रवास लिखा गया था। 2 रचनाएं और भी पूछी जाती हैं, जो आपके पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद की वेद ही वनवास है और पारिजात है। अगर पारिजात
काव्य पूछ लिया जाए तो किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अगर पारिजात उपन्यास पूछ लिया जाए तो किसका है? नाशिरा शर्मा का, जिसको 2016 में क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर सही है, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये द्विवेदी युग से बिलोंग करते हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, आप महादेवी वर्मा की रचना पढ़ते हो निहार, निहार की भूमिका इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, डॉक्टर नगेंद्र का है। यानी कि जो नवीन धारा थी, जो पुरानी परिपाटी को तोड़कर कुछ नया करने की जो धारा थी, जो नए नए विचार आ रहे थे, उन्हें भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर कौन सा बताया है? देशभक्ति का बताया है। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को आप पढ़ते हो, चाहे वो गद्य है चाहे वो पद्य है, इनके द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं, चाहे वो अनुदित है चाहे मौलिक है, सभी में क्या है? हमें देश प्रेम या ऐतिहासिकता का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो पूछा गया है कि जो नवीन धारा आती है उसके बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर कौन सा है? देशभक्ति का था। तो ये आपको बताना है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहा है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? नर प्रकृति का कवि कहा था। ये भी बात आप लोगों को याद करनी है। और नर काव्य किसको कहा था? रीतिकाल के अंतर्गत एक कवि आते हैं गंग, गंग कवि के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि ये नर काव्य के मतलब कवि है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा है? नर प्रकृति का कवि कहा है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि विलायत में दादा भाई नौरोजी के काला कहे जाने पर इन्होंने कार्य शब्द को लेकर बड़ी सरल और अक्षोभपूर्ण कविता लिखी थी। इन्होंने शब्द किसके लिए आया है? यानी जब दादा भाई नौरोजी विलायत में जाते हैं तो विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कह दिया जाता है, और काले शब्द को लेकर यानी कार्य शब्द को लेकर बड़ी सरल और अक्षोपूर्ण कविताएं लिखी हैं। इन्होंने जो शब्द आया है ये आपको बताना है कि किसके लिए आया है, किस कवि के लिए आया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए आया है, प्रताप नारायण मिश्र के लिए आया है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लिए आया है, या ठाकुर जगमोहन सिंह के लिए आया है? तो दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर इनके ऊपर अक्षोपूर्ण जो रचनाएं लिखी हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये रचनाएं किसके बारे में पूछा गया है? हाँ, इन्होंने शब्द किसके लिए आया है ये आपसे पूछा गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन क्या है? सही ऑप्शन चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। आगे चलते हैं। कहाँ हो ए हमारे राम प्यारे, किधर छोड़कर हमको सिधारे, बुढ़ापे में यह भी दुख देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। यह पंक्ति किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की, ठाकुर जगमोहन सिंह की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, इनमें से कोई नहीं। कि कहाँ हो हे राम प्यारे, किधर छोड़कर हमको सिधारे, बुढ़ापे में भी यह दुख देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। तो ये पंक्तियां बतानी है कि किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये पंक्तियां लिखी गई हैं अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। ये पंक्तियां लिखी गई हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं। किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये अंबिका दत्त व्यास के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। और कौन सी रचना है इनकी? इनकी रचना आती है दशरथ विलाप। दशरथ विलाप रचना में ये क्या करते हैं? ये पंक्तियां लिखते हैं। और किस छंद में लिखी गई है दशरथ विलाप? फारसी छंद में लिखी गई अंबिका दत्त व्यास की रचना है। और ये रचना कब लिखी गई थी? सॉरी, अंबिका दत्त व्यास का जन्म कब हुआ था? 1858 में अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था। तो रचना ध्यान रखनी है कौन सी है? दशरथ विलाप। किसकी पंक्ति है? अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखी गई क्या है ये पंक्ति है। और ये भी भारतेंदु मंडल के कवियों में आते हैं। असंगत बताना है यहाँ पर। बंदर सभा पैराडी शैली में, उर्दू का श्यापा श्यापा शैली में, समाधीन मधुमास गाली शैली में, नए जमाने की मुकरी मुकरी शैली में। तो चारों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आपको असंगत बताना है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अलग अलग शैलियां अपनाई जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सी शैली मैच नहीं करती ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि बंदर सभा। बंदर सभा किस शैली में लिखा गया है? पैराडी शैली में लिखी गई रचना है। उर्दू का श्यापा श्यापा शैली में लिखा है। समाधीन मधुमास ये गाली शैली में लिखा है। लेकिन नए जमाने की मुकरी इन्होंने मुकरी शैली में लिखा है, न कि प्यार शैली में। प्यार शैली में इनकी रचना लिखी गई थी कौन सी है? प्रातः समीरण। प्रातः समीरण क्या है? इनकी प्यार शैली में लिखी गई रचना है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? यहाँ पर गलत है, आपसे असंगत पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि मयंक महिमा अलौकिक लीला
लीला किसकी रचनाएं हैं? अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि मयंक महिमा और अलौकिक लीला किसकी रचनाएं हैं? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, प्रताप नारायण मिश्र की, ठाकुर जगमोहन सिंह की, अंबिका दत्त व्यास की। तो मयंक महिमा और अलौकिक लीला ये दोनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये लिखे गए हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं भाई, मयंक महिमा और अलौकिक लीला। मयंक महिमा इनकी खड़ी बोली में लिखी गई रचना है, किसकी? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। उधर हमने किया था कि फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो ब्रज भाषा में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? सॉरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में ब्रज भाषा में रसा उपनाम से लिखते थे, और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन अबर नाम से कविताएं लिखते थे। ये आपको ध्यान रखना है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस नाम से लिखते थे? अबर नाम से। और भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नाम से लिखते थे? रसा उपनाम से लिखते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नर प्रकृति के कवि थे, बाह्य प्रकृति के अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। किसका कथन है? मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया था कि नर प्रकृति का कवि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किसको कहा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, पूछा गया है कि ये नर प्रकृति के कवि थे, बाह्य प्रकृति के अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। किसका कथन है? तो किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, भूलकर भी इसको नहीं भूलना है। आगे चले। भारतेंदु युग के किस कवि ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दिया था? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, या अंबिका दत्त व्यास ने? तो ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। और प्रताप नारायण मिश्र को भारतेंदु युग का द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं भारतेंदु ने जो शैली अपनाई थी उसी की परिपाटी पर ये चले थे। इसी कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र को सॉरी, प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा जाता है? द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है कि प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा जाता है? द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। और प्रताप नारायण मिश्र ने जो जानकी मंगल नाटक लिखा गया था उसमें अभिनय करने के लिए इन्होंने अपने पिता से मूछ मुंडवाने की क्या ली थी? आज्ञा ली थी। ये भी क्या है? फेमस कथन है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन से कवि हैं भारतेंदु मंडल के जिन्होंने जानकी मंगल नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिता से मूछ मुंडवाने की आज्ञा ली थी? तो कौन से कवि हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो गद्य है चाहे वो पद्य है, घोट कर पी जाना। यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप 2024 का पीवाईक्यू उठाते हो, चाहे वो टीजीटी है चाहे पीजीटी है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन से वहां से क्वेश्चन बना है। आगे चलते हैं। मैं यति भंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक होना चाहिए। उक्त कथन किसका है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, प्रताप नारायण मिश्र का है, या अंबिका दत्त व्यास का है? कि मैं यति भंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक होना चाहिए। किसका कथन है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये भी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा कही गई पंक्ति है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई। आगे चलते हैं कि असंगत है। असंगत बताना है आपको। कवि वचन सुधा 1868 में काशी से निकली पत्रिका है, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में काशी से निकलती है। बाला बोधिनी 1874 में, या इनमें से कोई नहीं? तो तीनों ही कवि जो पत्रिकाएं हैं किसके द्वारा निकाली गई थी? ये तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकाली गई क्या है? पत्रिकाएं हैं। तो आपको बताना था कि असंगत इनमें से कौन सा है। तो कौन सा असंगत हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है? यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, यानी कि कवि वचन सुधा 1868 में काशी से मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक बिल्कुल सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में काशी से निकलती है। बाला बोधिनी 1874 में, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई सा भी ऑप्शन क्या है? मतलब एक भी ऑप्शन इसमें से क्या नहीं है? गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकाली गई थी, ये 8वें अंक के बाद क्या हो जाती है? 8वें अंक के बाद ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ये हरिश्चंद्र चंद्रिका में बदल जाती है। और हिंदी की प्रथम जो बताया जाता है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कि हिंदी की प्रथम अगर कोई महत्वपूर्ण जो मैगजीन बताई जाती है या पत्रिका बताई जाती है तो कौन सी आती है? ये हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र चंद्रिका आती है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है।
आगे चलते हैं कि ब्रेडला का स्वागत, नवरात्र के पद, श्रृंगार विलास किसकी रचनाएं हैं? प्रताप नारायण मिश्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, अंबिका दत्त व्यास की है या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? तो ब्रेडला का स्वागत, नवरात्र के पद और श्रृंगार विलास किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं? ये रचनाएं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लिखी गई है? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ये रचनाएं लिखी गई हैं। भारतेंदु युग अगर आप पढ़ते हो, द्विवेदी युग और छायावाद युग, छायावाद की तो मोस्टली रचनाएं बच्चों को याद हो जाती है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज कहाँ पे होता है? भारतेंदु युग में होता है, क्योंकि भारतेंदु युग के जो कवि हुए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती रचनाएं लिखी हैं। जैसे हम आदिकाल के अंतर्गत, सॉरी, रीतिकाल में देखते हैं, रीतिकाल के कवियों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है, वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से, यानी कि नाम जो है उनके एक दूसरे से मेल खाते हैं। उसी प्रकार से भारतेंदु युग के कवियों के द्वारा रचनाएं लिखी गई हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाती हैं। इसलिए रचनाओं को ध्यान से पढ़ना है, कवियों को ध्यान से पढ़ना कि किस कवि की कौन सी रचना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रताप नारायण मिश्र के बारे में असत्य कथन बताना है। इनका जन्म 1856 में उन्नाव में हुआ। द्वितीय भारतेंदु इनको कहा जाता है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा इनके द्वारा दिया गया। हिंदी प्रतीक पत्रिका का संपादन किया। तो क्या बताना है आपको? बताना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। असत्य आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हिंदी प्रति पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये पत्रिका निकाली गई थी। किसने निकाली थी भाई? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये पत्रिका निकाली गई थी। और कब निकाली थी इन्होंने ये पत्रिका? 1877 में ये पत्रिका निकाली गई थी। प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना है, किसने निकाली है ये भी ध्यान रखना है, कौन सी पत्रिका है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर? सही है। आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में असत्य है? असत्य बताना है। इन्होंने लगभग 75 ग्रंथों की रचना की। भारतेंदु राधा बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। रिपु नाम अष्टक उनकी कीर्ति है, महत्वपूर्ण कीर्ति है। भारतेंदु ने काव्य की भाषा ब्रज, जो काव्य की भाषा ब्रज भाषा और खड़ी बोली रखी। तो बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है? असत्य आपको बताना है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने लगभग 70 ग्रंथों की रचना की, न कि 75 ग्रंथों की। यानी कि 70 क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर एक क्या है? गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे? राधा बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। और रिपुनाष्टक क्या है? इनकी महत्वपूर्ण कीर्ति है। और इन्होंने, मैंने स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन आया था कि जो ब्रज भाषा है और खड़ी बोली है, इसमें इन्होंने क्या किया था? काव्य लिखा था। आगे चलते हैं कि 1873 में हिंदी नए चाल में नहीं ढली, किसका कथन है? रामविलास शर्मा का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, प्रताप नारायण मिश्र का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो हिंदी नए चाल में ढली किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 1873 में हिंदी नए चाल में नहीं ढली, ये आपसे पूछा गया है। तो किसने कहा था? ये रामविलास शर्मा के द्वारा कही गई कोटेशन है, क्योंकि कालचक्र नाम का निबंध आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, इसमें ये कहते हैं कि 1873 में हिंदी नए चाल में ढलती है। लेकिन रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि 1873 में हिंदी नए चाल में नहीं ढली। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार सही क्रम है। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास या भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास। तो जन्म काल के अनुसार आपको सही बताना है कि कौन सा सही है। देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 में, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में और अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1857 में हुआ था। तो कौन सा चला जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही। आगे चलते हैं, नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया, ये आपको बताना है। भक्ति श्रवसव से, तदीय श्रवसव, गीत गोविंदानंद, वेणु गीति। तो किस नाम से किया था? नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा तदीय श्रवसव नाम से किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे चलें, निम्न में से कौन सा कथन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में असत्य है?
असत्य बताना है। इस इनके छंदों में यति भंग प्राय मिलता है, भांग नहीं विभंग, यति भंग प्राय मिलता है, सही है। ये अवर नाम से उर्दू में कविताएं करते थे, क्या ये सही है। मयंक महिमा ब्रजचंद पंचंग इनकी रचनाएं हैं, क्या ये सही है। मयंक महिमा इनकी ब्रज बोली की रचना है, क्या ये सही है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है फूलों का गुच्छा, जो खड़ी बोली में लिखी गई थी, लेकिन बद्रीनाथ चौधरी प्रेमखंड की रचना है मयंक महिमा, जो कि खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पर सही है। इसका जिक्र हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया कि मैं यति भंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक होना चाहिए। तो किसने कहा था, ये बद्रीनाथ चौधरी प्रेमखंड ने कहा है। तो ये अबर नाम से उर्दू में कविताएं करते थे, ये भी मैंने बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा नाम से और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमखंड से अबर नाम से कविताएं करते थे। जकी उपनाम से कौन करते थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो द्विवेदी युग के कवि हैं, ब्रज भाषा में कविताएं करते थे। मयंक महिमा और ब्रजचंद पंचक भी इन्हीं की रचनाएं हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली में की थी, न कि ब्रज भाषा में। आगे चलते हैं, नव भक्तमाल किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, राधाचरण गोस्वामी की, गुलाब सिंह की या दिवाकर भट्ट की। तो नव भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ये बताना है। तो नव भक्तमाल किसने लिखा है, ये लिखा गया था राधाचरण गोस्वामी के द्वारा। राधाचरण गोस्वामी के द्वारा लिखा गया भी नव भक्तमाल। अगर भक्तमाल पूछ ली जाए तो किसने लिखा है, नाभादास ने लिखा है। अगर उत्तरार्ध भक्तमाल पूछ ली जाए तो किसने लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। तीनों रचनाओं में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए तीनों रचनाएं आपके सामने दे सकता है। फिर से बता देती हूँ, उत्तरार्ध भक्तमाल तो लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, नव भक्तमाल लिखा है राधाचरण गोस्वामी ने, और भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया है, नाभादास के द्वारा लिखा गया है, जो किस में आते हैं, स्टार्टिंग में ही आपके भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, यहाँ पर सही है। गुलाब सिंह के द्वारा क्या लिखा गया है, प्रेम सत से गुलाब सिंह ने लिखा। दिवाकर भट्ट के द्वारा लिखा गया, नक्सिक दिवाकर भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे चले कि भारत सौभाग्य नाटक चाहे खेलने योग्य न हो, पर देश दशा पर वैसा बड़ा अनूठा और मनोरंजन नाटक दूसरा नहीं लिखा, यह कथन किसका है। किसका है बताना है कि भारत सौभाग्य नाटक चाहे खेलने योग्य न हो, पर देश दशा पर वैसा बड़ा अनूठा और मनोरंजन नाटक दूसरा नहीं है। सबसे पहले तो भारत सौभाग्य नाटक किसके द्वारा लिखा गया, ये बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर इस नाटक के बारे में पूछा गया है कि ये कथन किसका है, तो किसने कहा है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ये भारत सौभाग्य नाटक का नाम याद रखना, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। अगर भारत दुर्दशा पूछ लिया जाए तो किसका है, भारत दुर्दशा लिखा गया था भारतेंदु के द्वारा। किसने लिखा था भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। और भारत सौभाग्य लिखा है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दिया गया है कि कहां करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए। किसकी पंक्ति है, ये बताना है कि किसकी पंक्ति है। प्रताप नारायण मिश्र की है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है, अंबिका दत्त व्यास की है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कि हे करुणानिधि, कहां करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए। अगर ये पंक्ति पूछ ली जाए तो कौन सी रचना से है, ये कौन सी रचना से ली गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना आती है नील देवी। नील देवी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। आगे चले, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान किसकी रचना है, प्रताप नारायण मिश्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, अंबिका दत्त व्यास की है, राधा कृष्ण दास की है। तो हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, यहां तक है ये रचना, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान किसकी रचना है, तो ये यहां तक रचना है, यहां तक इसका नाम है। तो किसने लिखी है ये रचना, ये रचना भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो किसने लिखी है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से असंगत बताना है। दुर्गा दत्त व्यास ने समस्या पूर्ति प्रकाश लिखा है, अंबिका दत्त व्यास ने समस्या पूर्ति श्रवसव लिखा है, गोविंद गिल्ला भाई ने समस्या पूर्ति प्रदीप लिखा है, या गंगाधर द्विज गंग के द्वारा समस्या पूर्ति प्रकाश लिखा गया है। तो असंगत आपको बताना है, कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पर गलत है।
थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, पूछी जा सकती हैं, यानी समस्या पूर्ति को लेकर पूछा जा सकता है कि इनमें से किस कवि ने नहीं लिखा है, या फिर ऐसे रचनाएं दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इनमें से किस कवि के द्वारा समस्या पूर्ति नहीं लिखी गई है या लिखा गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। गंगाधर द्विज गंग के द्वारा क्या बताया गया है, समस्या पूर्ति प्रकाश बताया गया है। आपसे असंगत पूछा गया था। दुर्गादत्त व्यास के द्वारा समस्या पूर्ति प्रकाश यहाँ पर 2 बार दे दिया गया ना, तो ऐसे ही देख लेना, ऐसे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉरी ये आंसर क्या है, गलत है। अंबिका दत्त व्यास ने समस्या पूर्ति श्रवसव लिखा है, गोविंद गिला भाई ने समस्या पूर्ति प्रदीप लिखा है। आगे चले, अभी तो देख क्या दशा देश की, हो बदलता है रंग आसमान कैसे, किसकी पंक्ति है, ठाकुर जगमोहन सिंह की, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, प्रताप नारायण मिश्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो किसने कहा कि अभी तो देख क्या दशा देश की, हो बदलता है रंग आसमां कैसे, तो किसने कही है ये पंक्ति, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। ये पंक्तियां भी भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वैसे मैंने आज के जो क्वेश्चन रखे हैं बिल्कुल मतलब आपके एग्जाम पैटर्न को देखते हुए कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। आगे चले, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना फूलों का गुच्छा किस बोली में लिखी गई थी। इस रचना का कम से कम मैं अभी 4 बार डिस्कस कर चुकी हूँ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना फूलों का गुच्छा पूछा गया कि किस बोली में लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी खड़ी बोली में। किस बोली में लिखा है इन्होंने इस रचना को, खड़ी बोली के द्वारा लिखी गई है। ये पश्चिमी हिंदी क्या है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जब आप भाषा विज्ञान को पढ़ते हो, भाषा विज्ञान का मतलब क्या है, जब आप बोली पढ़ते हो, देवनागरी लिपि पढ़ते हो, और आपका जो संविधान में संशोधन किया गया है 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी जो अधिनियम बताए गए हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में मैंने बता दिया कि जो बोलियां हैं, जो राजभाषा अधिनियम है और देवनागरी लिपि, ये 3 टॉपिक अच्छे से याद कर लेना। आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन तो यहीं से देखने को मिलेंगे। अब ये पश्चिमी हिंदी क्या है, आपने देखा होगा कि जो हमारी सबसे पहले कौन सी आती है, सबसे पहले आती है हमारी संस्कृत भाषा, संस्कृत से फिर आती है लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत आती है पहले, फिर लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद आती है पाली जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित भाषा थी, और फिर आती है प्राकृत जो कि महावीर जैन से संबंधित भाषा थी। प्राकृत के बाद फिर कौन सी आती है, अपभ्रंश आती है। अपभ्रंश से फिर अलग अलग अपभ्रंश निकलते हैं, जैसे कि शोरशनी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, इस तरह से अलग अलग अपभ्रंश निकलती हैं। तो जो शोरशनी अपभ्रंश है उससे कौन सी निकलती है, पश्चिमी हिंदी निकलती है। अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी कहां से निकलती है, शोरशनी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकलती है, और पश्चिमी हिंदी से फिर आपकी 5 बोलियां निकलती हैं, जिनमें एक खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज भाषा। ये पांचों बोलियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। अगर हम अर्धमागधी की बात करते हैं तो वहां से निकली है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से निकली है 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलियां हैं, तीनों आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो पश्चिमी हिंदी की मैंने यहाँ पर बता दी और पूर्वी हिंदी की बता दी। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पश्चिमी हिंदी कहां से निकली है, शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। पश्चिमी हिंदी से आगे चलकर 5 बोलियां निकलती हैं, एक बार रिपीट कर देती हूँ, जिसमें खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी है। आगे चलते हैं, किसने भारतेंदु हरिश्चंद्र के कहने पर गो संकट नाटक लिखा, या जिसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा गोबंद किए जाने की कथा रखी गई है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के कहने पर ऐसे कौन से कवि हुए हैं जिन्होंने गो संकट नाटक लिखा है, और इस गो संकट नाटक के ऊपर जो अकबर हैं, जो हमारे इतिहास में आते हैं मुगल शासक, इनके द्वारा गोबंद जो है किए जाने की कथा वस्तु रखी गई है। तो किसके द्वारा लिखा गया ये नाटक है, ये आपको बताना है कि पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांडे हैं, राधाचरण गोस्वामी है, पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, या काशीनाथ खत्री हैं। तो ये कौन से कवि हो जाएंगे, ये जाएंगे आपके पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा क्या लिखा गया है, गो संकट नाटक लिखा गया है। तो गो संकट नाटक वैसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये नाटक लिखा गया है अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ये कौन है, जब मैंने पृथ्वीराज रासो करवाया था तो वहां पर बताया था कि कौन पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानता है, कौन अर्ध प्रामाणिक मानता है, और कौन प्रामाणिक, कौन इनमें से अप्रामाणिक मानता है। तो प्रामाणिक मानने वालों में शामिल कौन है, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, क्योंकि पृथ्वीराज रासो को लेकर विवाद है, कोई इसको प्रामाणिक, कोई इसको अर्ध प्रामाणिक और कोई इसको अप्रामाणिक मानता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं, ये हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्य
पूर्ण गद्य लेखक थे रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? ऊपर तो हमने जिक्र किया था कि ये नर प्रकृति के कवि थे। यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया है? प्रेम पथिक कवि। प्रेम पथिक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किसको कहा गया था? ये कहा गया था ठाकुर जगमोहन सिंह को। ऐसे भी एग्जामिनर दे सकता है कि नर प्रकृति का कवि किसको कहा है या प्रेम पथिक कवि किसको कहा है? तो भारतेंदु किसके द्वारा कही गई है, कहा गया है कि प्रेम पथिक कवि ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कीर्ति केतु किसका नाटक है? ठाकुर जगमोहन सिंह का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, बाबू तोताराम का है, पंडित केशव राम का है। यहाँ पर जितने भी कवियों के नाम आ रहे हैं ना भाई, ये सभी भारतेंदु मंडल के कवि हैं। मैंने एक्स्ट्रा एक भी कवि यहाँ पर कोई दूसरे युग का नहीं रखा है। बस ऊपर एक नाम आया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधी, कहाँ से थे? द्विवेदी युग से। अब यहाँ पर जैसे कि बाबू तोताराम है, केशव राम भट्ट है, ये जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी भारतेंदु मंडल के कवि हैं। जब आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ते हो तो वहां पर ये सब कवि आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मत सोचना, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कौन सा भारतेंदु मंडल का कवि है या कौन सा भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है। तो ध्यान रखना है, जितने भी यहाँ पर नए नाम आ रहे हैं जैसे बाबू तोताराम है, केशव राम भट्ट है, ये सब भारतेंदु मंडल के कवियों में शामिल हैं। तो कीर्ति केतु नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ये बाबू तोताराम के द्वारा लिखा गया नाटक है। आगे चलते हैं, अपनी सर्वोत्तम प्रतिभा के बल पर एक और पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई देते हैं, तो दूसरी और बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। रामचंद्र शुक्ल ने यह किसके बारे में कहा है? प्रताप नारायण मिश्र के बारे में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में या अंबिका दत्त व्यास के बारे में। तो एक और तो बता दिया, रीतिकाल के कवि हुए हैं पद्माकर और द्विजदेव। द्विजदेव कहां से है? रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा में 5 कवि आते हैं रीतिकाल में। रीति मुक्त के अंतर्गत कौन कौन से हैं? घनानंद, आलम, बौद्ध ठाकुर और द्विजदेव। इनका दूसरा नाम क्या था? मानसिंह क्या है इनका दूसरा नाम है। जन्म कब हुआ था? 1820 में इनका जन्म है। लेकिन दूसरी ओर बता दिया कि ये बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में आते हैं। यानी कि रीतिकाल से तुलना कर दी है भारतेंदु की, तो कौन से कवि हो जाएंगे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। कौन कहते हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहते हैं। आगे चलते हैं, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किसकी पंक्ति है? ठाकुर जगमोहन सिंह की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, या फिर अंबिका दत्त व्यास की, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो क्या पूछा गया है कि सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी की ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के पंक्ति किसने लिखी है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि नव भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, राधाचरण गोस्वामी की है, या सभी? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नव भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया है? नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी के द्वारा लिखा गया। भक्तमाल अगर पूछ ली जाए तो किसने लिखा है? नाभादास ने लिखा। उत्तरार्ध भक्तमाल पूछ ली जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य पर कविताओं की रचना किसने की है? यानी कि श्रृंगारिकता से और प्रकृति वर्णन से वर्णन जिसमें देखने को मिलता है, बताना है कि इनमें से कविताओं पर किसने रचना की है? ठाकुर जगमोहन सिंह ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, अंबिका दत्त व्यास ने, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। तो कौन क्या बताना है कि श्रृंगार और प्रकृति को लेकर रचनाएं किसने लिखी है? ऊपर ही हमने किया था कि नर प्रकृति के कवि, और फिर क्या कहा था? प्रेम पथिक कवि। तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। आगे चले, मेरे तो साधन एक ही है जग नंद लल्ला वृष भानुजा दुलारी किसकी पंक्ति है? ठाकुर जगमोहन सिंह की पंक्ति है, प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, दुर्गा दत्त व्यास की है। तो मेरे तो साधन एक ही है जग नंद लल्ला वृष भानुजा दुलारी। तो किसने कहा है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? यहाँ पर सही है। आगे चलें, भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज भाषा में किस नाम से रचनाएं करते थे? रसा नाम से, हरिश्चंद्र नाम से, भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से, या फिर इनमें से सभी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज भाषा में किस नाम से रचनाएं करते थे? तो ये करते थे भाई, किस नाम से करते थे? रसा उपनाम से रचनाएं करते थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस नाम से करते थे? अबर नाम से क्या करते थे? रचनाएं करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है।
आगे चले, स्वरूप चिंतन हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान श्री सीता बल्लभ स्त्रोत किसकी रचनाएं हैं? मान लीजिए इसका आंसर आपको नहीं पता, लेकिन वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन रहे हो ना तो भी इसका आंसर इजिली निकाल ले जाओगे, क्योंकि हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान ये रचना ऊपर आ चुकी है। तो स्वरूप चिंतन है, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान है, श्री सीता बल्लभ स्त्रोत है, किसकी रचना है ये आपको बताना है। प्रताप नारायण मिश्र की, नवनीत चतुर्वेदी की, दिवाकर भट्ट की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो किसने लिखा है ये लिखी है रचनाएं किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। दिवाकर भट्ट के द्वारा क्या लिखा गया है? नवनीत। नवनीत किसके द्वारा? नवनीत चतुर्वेदी के द्वारा तो लिखी गई है भाई, कृष्ण मतलब कृष्णा पच्चीसी करके ऐसी कुछ रचना है। और दिवाकर भट्ट ने क्या लिखा है? नक्सिक दिवाकर भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नक्सिक वैसे तो रीतिकाल के अंतर्गत कवियों के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन रीतिकाल की मैंने बता दी जो परिपाटी है पूरी तरह से भारतेंदु युग में टूट नहीं पाती है। तो जो रीतिकाल की परिपाटी है जो चली आ रही थी उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनुसरण कौन कर रहे थे? भारतेंदु युग के कवि कर रहे थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण किया है 1868 से 1893। क्या पूछा गया है कि केसरी कुमार के द्वारा केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण किया है 1893 से 1868 से 1893, 1870 से 1900, 1865 से 1900, 1857 से 1900। तो इसमें से आपको बताना है कि केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण किया है, तो कौन सा किया है इन्होंने? 1865 से 1900 तक क्या है भारतेंदु युग की समय सीमा मानते हैं। 1868 से 1893 तक किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है। 1857 से 1900 तक किसने माना है? रामविलास शर्मा के द्वारा माना गया है। और 1870 से 1900 तक किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा माना गया है। आपके लिए भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। चाहे तो वन लाइनर पूछ लेता है एग्जामिनर या फिर ऑप्शन दे देगा ऐसे कि किसके द्वारा मतलब असत्य है या सत्य है ऐसे पूछ लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंदु युग का जो समय सीमा है या काल निर्धारण किया है 1865 से 1900 तक मानते हैं। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। भारतेंदु युग यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि मोस्टली भारतेंदु युग को मैंने इन क्वेश्चनों के माध्यम से कवर कर दिया है। अब हम करेंगे द्विवेदी युग, छायावादी युग, इस तरह से हम अपने पूरे हिंदी साहित्य को कवर कर लेंगे। बता दिया मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के ऊपर मैं पहले ही प्रश्नोत्तरी दे चुकी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।